बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 ऑफ MTH 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है फोरियर एंड इंडेंटेड इंटीग्रल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करके हम रियल इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल सॉल्व किए थे और रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किए थे। आज का लेक्चर भी रियल इंटीग्रल्स के सॉल्यूशंस पे है यूजिंग काशी थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। तो आज जो टू टाइप्स हम देखेंगे इंटीग्रल्स की, वो है रियल फोरियर इंटीग्रल्स और रियल इंडेंटेड इंटीग्रल्स। इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं लास्ट लेक्चर का। जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल सॉल्व किए थे, जो इंटीग्रल इस फॉर्म में थे 0 to 2 पाई सम फंक्शन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमने पुटिंग की थी z इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा। यहाँ से हमने देखा था कि डी जेड आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा होता है, और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू डी जेड ओवर आयोटा जेड के इक्वल हो जाती है। क्योंकि थीटा की लिमिट्स 0 to 2 पाई हैं, और ये पॉइंट जो हमने चूज किया था z इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा, ये पॉइंट यूनिट सर्कल पे लाई करता है, इसलिए पाथ ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट सर्कल है इस केस में। फर्दर साइन थीटा को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो इसकी वैल्यू थी z माइनस जेड पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और कॉस थीटा की वैल्यू थी z प्लस जेड पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया था कि ये इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल f ऑफ z डी जेड में कन्वर्ट हो जाता है, और पाथ जो है ये यूनिट सर्कल बन जाता है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है ओवर ए क्लोज्ड पाथ, तो इसको हम सॉल्व करते थे यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। उसके लिए वर्किंग रूल्स ये थे कि हम f ऑफ z के पोल्स फाइंड करते थे, फिर वो पोल सेलेक्ट करते थे जो यूनिट सर्कल में लाई करें, उन पोल्स पे रेजिड्यू कैलकुलेट करते थे, और फिर काशी रेजिड्यू थ्योरम से इस इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज था। तो ये सारा वर्किंग रूल था फर्स्ट टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद दूसरी टाइप जो हमने स्टडी की थी वो थी रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। तो रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने बताया था ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, यानी प्रॉपर नहीं होते। हमने देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म में होते हैं इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, जिसमें f ऑफ x पे 2 कंडीशन मैंने मेंशन की थी कि फंक्शन इज बाउंडेड इन इंटरवल a b, और सेकंड कंडीशन थी a b इज फाइनाइट, यानी इंटरवल के एंड पॉइंट्स फाइनाइट होने चाहिए। अब जो इंटीग्रल इन दोनों कंडीशंस को वायलेट करें
या दोनों में से किसी एक कंडीशन को वायलेट करें वो रीमान इंटीग्रल नहीं रहते, यानी वो इंटीग्रल प्रॉपर नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम डिटेल में डिस्कस करें तो हमने देखा था कि समटाइम्स इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन सेकंड कंडीशन को वायलेट कर रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल थी 0 to infinity sin x dx। तो ये sin x एक बाउंडेड फंक्शन था और इंटरवल इनफाइनाइट है, तो इस टाइप के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं इनको यूजली हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। इसी तरह फिर हमने ऐसे इंटीग्रल की एग्जांपल्स देखी थी जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करें लेकिन फर्स्ट कंडीशन को वायलेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे 1 to 2 1 over x minus 1 dx, तो f of x 1 over x minus 1 अनबाउंडेड है इस केस में एट x इक्वल टू 1 पे। सो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है बट इंटरवल फाइनाइट है। तो इस टाइप के इंटीग्रल जिसमें फंक्शन अनबाउंडेड हो बट इंटरवल फाइनाइट हो, इन्हें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। अब इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के मेथड जो हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं वो ये हैं। जैसे इस टाइप के इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट से लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to लैम्डा साइन x dx। अब नोट करें कि इस फॉर्म में लिखने से क्या इफेक्ट होगा। फंक्शन ये बाउंडेड है और इंटरवल अब हमने सिलेक्ट कर लिया है 0 to लैम्डा, तो इंटरवल फाइनाइट हो गया है। तो ये इंटीग्रल एक प्रॉपर इंटीग्रल है, यानी रीमान इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के मेथड से सॉल्व करते हैं एंड देन इसकी लिमिट फाइंड करते हैं लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। सेम केस में अगर लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, फॉर एग्जांपल इस टाइप के इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू से 0 cos x dx, तो इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप ऑब्जर्व करें कि फंक्शन बाउंडेड है और इंटरवल हमने माइनस लैम्डा टू 0 चूज कर लिया है जो फाइनाइट है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसको सॉल्व करें और इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। अब अगर दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो तो इसको हम कैसे डील करते थे कैलकुलस में। इसको हम ब्रेक करते थे से 0 पे, अब 0 to इन्फिनिटी f को हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते थे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 करते थे। जैसे ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड था 1 to 2 1 over x minus 1 dx। इसमें इंटरवल तो फाइनाइट है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है बट फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो रही है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे अनबाउंडेड है, तो वो पॉइंट 1 है। इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह कि 1 to 2 1 over x minus 1 dx
दिस इज इक्वल टू लिमिट lambda tends to 0 positive side 1 plus lambda to 2 1 over x minus 1 dx। अब ये इंटरवल हमने 1 प्लस लैम्डा टू 2 ले लिया है। इंटरवल फाइनाइट है और इस इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड भी है, सो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन इसकी लिमिट ले लेंगे। अगेन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। अब थर्ड टाइप जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम डिस्कस करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 0 टू से इन्फिनिटी 1 over x dx। आप नोट करें कि ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी नहीं बन रहा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शन भी अनबाउंडेड है एट 0 और इंटरवल भी इनफाइनाइट है। तो इसको हम 0 टू इन्फिनिटी किसी एक पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं, से 1 पे। तो अब 0 टू 1 इंटरवल में ये फर्स्ट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है और 1 टू इन्फिनिटी 1 over x dx में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है। तो इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के मेथड से सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन अगर ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुए तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक इंटीग्रल या दोनों इंटीग्रल डाइवर्जेंट हुए तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। अब इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम यूज़ किया था और आपने देखा था कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करें तो उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे जस्ट फिक्स पुटिंग्स हैं, वो पुटिंग करके हम इम्प्रॉपर या ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, और फिर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आते हैं उसमें पाथ क्योंकि क्लोज कर्व होती है, सो हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं। आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट 2 टाइप देखेंगे रियल इंटीग्रल्स की, वो है फोरियर इंटीग्रल्स और इंडेंटेड इंटीग्रल्स। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि आज का टॉपिक भी हमारा रियल इंटीग्रल्स के सॉल्यूशंस पे है, तो नेक्स्ट 2 टाइप्स के जो रियल इंटीग्रल्स हैं वो फोरियर इंटीग्रल्स हैं और इंडेंटेड इंटीग्रल्स हैं। अब फोरियर इंटीग्रल्स किस टाइप के होते हैं और ये कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। फोरियर टाइप इंटीग्रल्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किए थे -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx टाइप के, या फिर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx टाइप के, या फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल सॉल्व किए थे जिसमें लिमिट 0 टू 2 पाई थी और सम फंक्शन ऑफ साइन r cos थीटा d थीटा था। इस टाइप में ये होता है कि f ऑफ x के साथ अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा है
और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम फोरियर टाइप इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें जो इंटीग्रल हम यहाँ कंसीडर करेंगे वो -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x cos अल्फा x dx और -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x sin अल्फा x dx टाइप के होंगे। Such type of integrals are sometimes referred as Fourier integrals। अब यहाँ पे हम फर्दर सपोज कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये p ऑफ x और q ऑफ x फॉर्म में है, यानी एक रैशनल फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है ऑन -∞ टू इन्फिनिटी। देन बोथ फोरियर इंटीग्रल्स कैन बी evaluated by considering the integral c f of z e power iota alpha z dz, where alpha is some positive number and c is a contour consisting of interval -r to r and a semicircle of radius large enough to enclose all poles lies in upper half plane। तो बाकी कंडीशन आप देख लें कि सेम है। जो इस टाइप के इंटीग्रल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी उनकी थी, पाथ भी सेम है कि पाथ हमने रियल एक्सिस का एक पोर्शन लेना है जो इंटरवल होगा -r to r और एक सेमी सर्कल अपर हाफ प्लेन में से CR। तो अब टोटल पाथ जो है वो एक क्लोज्ड कर्व बनेगी। अगेन ये सेमी सर्कल चूज करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस सर्कल का रेडियस इतना होना चाहिए कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट जो अपर हाफ प्लेन में है वो इस सर्कल के इनसाइड लाई करें। तो डिफरेंस नोट करें प्रीवियस लेक्चर वाले इंटीग्रल और इन इंटीग्रल का, कि वहाँ पे जस्ट f ऑफ x dx टाइप के इंटीग्रल थे, जबकि यहाँ f ऑफ x के साथ साइन और कॉस फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, तो फिर इन इंटीग्रल्स को फोरियर इंटीग्रल्स कहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल यूज होते हैं वेल नोन फोरियर सीरीज में। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल c f ऑफ z dz को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमने क्योंकि एक पीस वाइज स्मूथ कर्व ली थी c, बिकॉज इसमें एक पोर्शन रियल एक्सिस का था जो इंटरवल है -r to r और एक सेमी सर्कल था से CR। तो इंटीग्रल c f ऑफ z dz ये इक्वल होता है इंटीग्रल -r to r f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रल अलोंग CR f ऑफ z dz। तो जो एग्जांपल हमने स्टडी की थी उसमें जो ट्रबलिंग फैक्टर था वो ये वाला इंटीग्रल था, क्योंकि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ की थी, देन ML इनइक्वालिटी यूज़ की थी, तो फिर देखा था कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। इससे रिलेटेड हमने एक रिमार्क स्टडी किया था कि अगर इस फंक्शन में f ऑफ z को हम p ऑफ z और q ऑफ z टाइप का लें विद कंडीशन दैट द डिग्री ऑफ p ऑफ z इज एट लीस्ट 2 लेस देन द डिग्री ऑफ q ऑफ z, तो फिर ये इंटीग्रल ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है फोरियर टाइप के इंटीग्रल्स के लिए या नहीं। तो इस पे ये रिमार्क है, सपोज f of z is equal to p of z over q of z
where the degree of P of Z is at least 2 less than the degree of Q of Z. If CR is a semicircular contour Z equal to R e par iota theta, और थीटा पे कंडीशन नोट करें 0 to पाई होनी चाहिए, यानी ये सेमी सर्कल अपर हाफ प्लेन में होना चाहिए। और अगर अल्फा पॉजिटिव है देन ये वाला इंटीग्रल अवर सी आर ई पार आयोटा अल्फा जेड एफ ऑफ जेड डी जेड ये 0 को अप्रोच कर जाएगा एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो इस एग्जांपल में भी ये 2 कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है कि P ऑफ Z की डिग्री एट लीस्ट 2 लेस होनी चाहिए Q ऑफ Z से, और CR ये जो कंटूर है ये अपर हाफ प्लेन में लाई करना चाहिए। तो फिर इस टाइप के इंटीग्रल CR ई पार आयोटा अल्फा Z एफ ऑफ Z डी Z इसकी वैल्यू 0 होती है एज R टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये रिमार्क हमें हेल्प करेगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन में f ऑफ z इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वहाँ हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस रिमार्क से इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 लिख दिया करेंगे। अब फोरियर टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स क्या हैं? रिकॉल करें कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टाइप के इंटीग्रल जो थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इनको सॉल्व करने का वर्किंग रूल ये था कि हम f ऑफ x में x को रिप्लेस कर लेते थे विद z, dx को रिप्लेस करते थे dz से, तो ये रियल इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। अब फोरियर टाइप इंटीग्रल्स में भी f ऑफ x हमारे पास इस फॉर्म का है, से दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, लेट मी कॉल इट कैपिटल F ऑफ x, और साथ cos ऑफ अल्फा x और sin ऑफ अल्फा x आता है। अब आइलर आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि अगर हम e पार आयोटा अल्फा x लें तो ये cos अल्फा x प्लस आयोटा sin अल्फा x के इक्वल है। सो ये टर्म cos अल्फा x और sin अल्फा x जो है इसके लिए रिप्लेसमेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स में है e पार आयोटा अल्फा z। लिहाजा फोरियर टाइप के इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए जो पुटिंग दूंगी वो ये है कि हम पुट किया करेंगे x को z और cos अल्फा x और sin अल्फा x को रिप्लेस किया करेंगे e पार आयोटा अल्फा z से। इसके बाद जो न्यू फंक्शन आएगा उसके पोल्स फाइंड किया करेंगे, और उन पोल्स में से सिर्फ वो पोल्स कंसीडर किया करेंगे जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेट किया करेंगे f ऑफ z को ओवर ए कंटूर C consisting of the interval -r to r and a semicircle of radius large enough to enclose all poles lies in upper half plane। तो रेस्ट ऑफ द मेथड सेम है, जैसे हमने कहा कि जो न्यू फंक्शन होगा उसके आपने पोल्स फाइंड करने, उनमें से वो पोल्स कंसीडर करने जो अपर हाफ प्लेन में लाई करें, उन पोल्स पे रेजिड्यू फाइंड करना है, और रेजिड्यू फाइंड करके आपने काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देना है। ये तो थे वर्किंग रूल्स इस टाइप के। नेक्स्ट एग्जांपल में हम अप्लाई करते हैं ये स्टेप्स एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल है एवेल्यूएट द काशी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity cos of alpha x over x square plus a square dx where a is positive real। First note that
इंटीग्रल 0 to infinity cos alpha x over x square plus a square dx, ये इक्वल है 1/2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos of alpha x over x square plus a square dx। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos of alpha x over x square plus a square dx। Replace x by z and cos alpha x by e power iota alpha z। Therefore जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल c e पावर आयोटा अल्फा z ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz। अब इस फंक्शन के हम पोल्स फाइंड करेंगे। लेट कर लेते हैं कि ये फंक्शन f ऑफ z है। So poles of f of z are the roots of z square plus a square equal to 0। This implies z square plus a square क्योंकि 0 है, so z plus a iota into z minus a iota equal to 0 and this implies z is equal to minus a iota और a iota। क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन थी कि a is a positive real, so इन पोल्स को हम ड्रॉ करें तो a iota पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा जबकि माइनस ए आयोटा पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। तो नोट करें कि जो पोल अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है वो है ए आयोटा। ओनली z इक्वल टू ए आयोटा लाइज इन अपर हाफ प्लेन। अब नेक्स्ट हमने एक इंटरवल चूज करना है -r to r और एक सेमी सर्कल CR जिसका रेडियस हमने इतना लार्ज लेना है कि ये सिंगुलर पॉइंट a आयोटा लाई करे इनसाइड दिस कर्व C। लेट r इज ग्रेटर देन a और C कंप्लीट पाथ है -r to r एंड द सेमी सर्कल CR। देयरफॉर इंटीग्रल C f of z dz is equal to integral -r to r f of z dz plus integral CR f of z dz। और ये टोटल सम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ f एट a आयोटा के इक्वल होगा। अब रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं एट a आयोटा। रेजिड्यू ऑफ f एट a आयोटा। अब a आयोटा पे जो पोल बनेगा उसका ऑर्डर 1 है यानी सिंपल पोल है। सो रेजिड्यू इज लिमिट
z टेंड टू a आयोटा, z माइनस a आयोटा, और फंक्शन है e पावर आयोटा अल्फा z एंड 1/z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो लिमिट z टेंड टू a आयोटा, z माइनस a आयोटा, e पावर आयोटा अल्फा z डिवाइडेड बाय z प्लस a आयोटा इंटू z माइनस a आयोटा। ये टर्म कैंसल, z को a आयोटा पुट करें तो e पावर आयोटा अल्फा इंटू a आयोटा डिवाइडेड बाय a आयोटा प्लस a आयोटा, दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा a डिवाइडेड बाय 2a आयोटा। ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, so integral c f of z dz is equal to 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू की वैल्यू है e पावर माइनस अल्फा a ओवर 2a आयोटा, e पावर माइनस अल्फा a ओवर 2a आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू पाई e पावर माइनस अल्फा a डिवाइडेड बाय a। अब क्योंकि इंटीग्रल c f ऑफ z dz इक्वल था इंटीग्रल माइनस r टू r f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रल सी आर f ऑफ z dz के, और इसकी वैल्यू आई है पाई e पावर माइनस अल्फा a डिवाइडेड बाय। ऑब्जर्वेशन देखें कि यहाँ पे जो f ऑफ x फंक्शन था वो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, तो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, q ऑफ x की डिग्री 2 है, तो p की डिग्री एटलीस्ट 2 लेस है q से, सो बाय रिमार्क ये इंटीग्रल 0 को अप्रोच कर जाएगा। सो दिस इंप्लाइज लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस r टू r f ऑफ z dz इक्वल टू पाई e पावर माइनस अल्फा a ओवर a। तो ये काशी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इंटीग्रल की, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx की। अब एक पॉइंट और नोट करें कि जो क्वेश्चन में इंटीग्रल था वो 0 टू इन्फिनिटी था, हमने जो इंटीग्रल सॉल्व किया वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। सो अगर 0 टू इन्फिनिटी का आंसर लिखना है तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें। देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ अल्फा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई e पावर माइनस अल्फा a डिवाइडेड बाय a। यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि इस क्वेश्चन में यहाँ कॉज अल्फा x इन्वॉल्व है, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी आंसर आया करेगा, अगर इसमें कॉज अल्फा इन्वॉल्व है तो हम आंसर का रियल पार्ट लिया करेंगे, और अगर साइन अल्फा x इन्वॉल्व होता तो जो आंसर आता तो उसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया करेंगे। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो हमने कॉज अल्फा x को रिप्लेस किया था e पावर आयोटा अल्फा z से, तो ये कॉज अल्फा z प्लस आयोटा साइन अल्फा z है, तो इसमें जो सोल्यूशन आ रहा होता है वो कॉज अल्फा x के साथ भी आ रहा होता है और साइन के साथ भी। सो अगर क्वेश्चन में कॉज है तो एट द एंड आपने रियल पार्ट लेना है, और अगर साइन अल्फा x इन्वॉल्व है तो फिर इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना है। तो क्योंकि ये टर्म है ही ऑलरेडी रियल, सो इसका रियल पार्ट लेंगे भी तो आंसर यही आएगा। दिस इम्प्लाइज अब 0 टू इन्फिनिटी कॉज अल्फा x ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को देखें तो क्योंकि
इस इंटीग्रल को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इंटीग्रल आएगा। तो इसका आंसर पाई ई पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाय 2a आ गया। ये इस इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम एक इसी टाइप के इंटीग्रल की देते हैं। एवेल्यूएट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉज एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बोथ आर पॉजिटिव। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos x divided by x square plus a square into x square plus b square dx. Replace x by z and cos x by e power iota z. Therefore जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनेगा वो इंटीग्रल सी ई पावर आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो जो इस इंटीग्रल की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रल का आंसर होगा। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू e पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पोल्स ऑफ f ऑफ z आर एट z इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा एंड प्लस माइनस b आयोटा। अब नोट करें कि ए और बी पॉजिटिव हैं, सो जो पोल्स अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे वो ए आयोटा और बी आयोटा है। ओनली z इक्वल टू ए आयोटा एंड z इक्वल टू बी आयोटा लाई इन अपर हाफ प्लेन। इनको स्केच कर लेते हैं। क्योंकि a ग्रेटर देन b है, सो से अगर ये पॉइंट a आयोटा है तो यहाँ कहीं b आयोटा होगा। अब हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करना है, तो एक इंटरवल ले -r to r और सेमी सर्कल CR जिसका रेडियस आपने इतना लेना है कि ये दोनों सिंगुलर पॉइंट इनसाइड दिस पाथ आ जाए। लेट r इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल c फंक्शन, इस केस में से हमने एफ ऑफ जेड ले लिया था, डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ एट ए आयोटा प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ एट बी आयोटा। अब हम एफ का रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए आयोटा, सिमिलरली फिर बी आयोटा पे फाइंड करेंगे और सम ऑफ रेजिड्यू फाइंड करेंगे। नो रेजिड्यू ऑफ एफ एट ए आयोटा, क्योंकि ए आयोटा पे जो पोल बन रहा है उसका ऑर्डर 1 है, तो ये लिमिट z टेंड टू ए आयोटा z माइनस ए आयोटा और एफ ऑफ z की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं which is e पावर आयोटा z और z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें जी इसको, तो लिमिट z टेंड टू ए आयोटा z माइनस ए आयोटा e पावर आयोटा z और z प्लस ए आयोटा
z माइनस ए आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये z माइनस ए आयोटा कैंसल। अब z को ए आयोटा पुट करें तो ये वैल्यू आएगी ई पावर आयोटा इंटू ए आयोटा डिवाइडेड बाय, इसमें सब्स्टिट्यूट करें 2a आयोटा और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए ओवर 2a आयोटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट बी आयोटा। तो रेजिड्यू ऑफ एफ एट बी आयोटा इस लिमिट z टेंड टू बी आयोटा z माइनस बी आयोटा और अगेन f ऑफ z की वैल्यू विच इज ई पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम फैक्टराइज करके लिखते हैं z प्लस बी आयोटा इंटू जेड माइनस बी आयोटा। ये टर्म कैंसल, z को बी आयोटा पुट करें ई पावर आयोटा इंटू बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें पुट करेंगे तो ये 2b आयोटा आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस बी और 2b आयोटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Therefore, integral c e पावर आयोटा z और z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यूज। तो फर्स्ट रेजिड्यू था e पावर माइनस a और 2a आयोटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सेकेंड रेजिड्यू आया है ई पावर माइनस बी डिवाइडेड बाय 2b आयोटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 आयोटा कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू ई पावर माइनस ए और a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस बी और b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस बी ओवर बी माइनस ई पावर माइनस ए ओवर ए। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब इस इंटीग्रल की हम प्रिंसिपल वैल्यू देखें कि वो क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नोट करें कि यहाँ p ऑफ x जो थी उसकी डिग्री 0 है, q ऑफ x की डिग्री 4 है, तो एटलीस्ट 2 लेस है। सो इंटीग्रल सी आर एफ ऑफ z डी जेड इस केस में भी 0 होगा। लिहाजा ये जो इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड की है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में cos x इन्वॉल्व है तो एट द एंड जब आप रियल पार्ट लेंगे इसका तो ये इटसेल्फ एक रियल नंबर है, लिहाजा इसका रियल पार्ट सेम रहेगा। देयरफॉर इंटीग्रल की वैल्यू भी यही होगी। सो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस बी ओवर बी माइनस ई पावर माइनस ए ओवर ए।
ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को स्टडी करेंगे। अब रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो हमने इससे पहले भी स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन नोट करें कि उसमें हमने जितने भी फंक्शन स्टडी किए थे उसमें कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं था जिसके सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस पे लाई करें, क्योंकि हमने कहा था कि रियल एक्सिस पे यानी -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूसली आता। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन नहीं लेंगे, हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, तो स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करें। अब इस टाइप के जो इंटीग्रल्स होंगे जिसमें सिंगुलर पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन में भी हम कंसीडर करेंगे और रियल एक्सिस पे भी कंसीडर करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रल्स को रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहते हैं। और जब हम इन्हें कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इन्हें इंडेंटेड इंटीग्रल्स कहेंगे। जैसे आप ये देखें कि -∞ टू इन्फिनिटी 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये इंटीग्रल ऐसा है जो x = 0 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टाइप का कोई इंटीग्रल कंसीडर नहीं किया था। अब इंडेंटेड इंटीग्रल से रिलेटेड जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये है, सपोज f हैज ए सिंपल पोल at z = c on the real axis. If CR is the contour defined by z = c plus r e power iota theta, theta lies between 0 and pi, then limit r tends to 0, integral over CR f of z dz, which is equal to pi iota into residue of f of z at c. इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप इंडेंटेड इंटीग्रल्स में जब सिंगुलर पॉइंट देखा करेंगे तो वो रियल एक्सिस पे भी लाई किया करेंगे। अब सपोज ये एक पॉइंट है z = c जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और सपोज करते हैं कि ये फंक्शन f ऐसा है जिसका सिंपल पोल एग्जिस्ट कर रहा है एट z = c। तो इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि अगर हम एक सेमी सर्कल लें जिसका सेंटर c पॉइंट पे हो और रेडियस r हो, तो जब भी ऐसे फंक्शन को आप इंटीग्रेट किया करेंगे सी आर पे एंड देन लिमिट लिया करेंगे r टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ f एट c के इक्वल आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन f of z has a simple pole at z = c, so f of z की जब आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो इस टाइप की होगी, a-1 और z-z0, इस केस में c है क्योंकि पोल एट c है, प्लस एनालिटिक पार्ट जिसको हम g of z कह लेते हैं। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आ गई f of z की। अब इसको इंटीग्रेट करना है ओवर सी आर, तो नोट करें कि सी आर जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ओपन कर्व है, क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो इंटीग्रेट करें ओवर सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड को। दिस इज इक्वल टू a-1 इंटीग्रल सी आर 1/z-c dz प्लस इंटीग्रल सी आर जी ऑफ z dz। अब सबसे पहले हम
इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। क्योंकि पाथ यहाँ पे सर्कुलर कर्व है और पैरामीटराइजेशन इस कर्व की दी गई है z इक्वल टू सी प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो फर्स्ट इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन करें, इंटीग्रल सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू a माइनस 1। अब क्योंकि आर्क सेमी सर्कल है सो थीटा की वेरिएशन 0 टू पाई हो जाएगी और यहाँ से z माइनस सी की वैल्यू देखें तो आर ई पावर आयोटा थीटा, क्योंकि z इक्वल है c प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा के, तो डी जेड फाइंड करें तो वो आयोटा आर ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा होगा। सो 1 ओवर z माइनस सी की वैल्यू आर ई पावर आयोटा थीटा और डी जेड की वैल्यू आयोटा आर ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा। सिमिलरली सेकंड इंटीग्रल को हम एज इट इज लिखते हैं फिलहाल, से इंटीग्रल और सी आर जी ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू a माइनस 1। ये टर्म कैंसल, आयोटा बाहर ले जाएं, डी थीटा को इंटीग्रेट करें, थीटा आएगा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई प्लस ये इंटीग्रल से आई। तो अब ये फर्स्ट टर्म इसकी आएगी पाई आयोटा a माइनस 1 एंड प्लस दिस इंटीग्रल i से ये इक्वेशन स्टेरिक। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन देखते हैं कि ये टोटल इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा। एज i इज इक्वल टू इंटीग्रल सी आर जी ऑफ जेड डी जेड। अब नोट करें कि जी ऑफ जेड गिवन है, एनालिटिक पार्ट है, ये एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस है और अगर कॉन्टीन्यूस है तो ये बाउंडेड है। तो मीन्स जी ऑफ जेड मॉड लेस आर इक्वल टू सम नंबर से m। अब इसका अगर मैं मॉडुलस लूँ तो ये इंटीग्रल सी आर जी ऑफ जेड डी जेड का मॉडुलस आएगा एंड बाय एम एल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बाउंडेड है और इसकी बाउंड हमने मॉडुलस की बाउंड हमने m ली है और सी आर पाथ की जो लेंथ है टोटल वो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की लेंथ पाई टाइम्स रेडियस होगी, पाई टाइम रेडियस विच इज स्मॉल आर। अब जब r अप्रोचेस टू 0 होगा तो नोट करें ये साइड 0 हो जाएगी तो i इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब i इंटीग्रल 0 होगा बट विद लिमिट r टेंड्स टू 0, देयरफॉर स्टेरिक implies लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रल सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई आयोटा और a माइनस 1 बेसिकली रेजिड्यू होता है f फंक्शन का जो हमने c पॉइंट पे फाइंड किया है। तो ये इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ था। अब इंडेंटेड इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स क्या हैं इनको देखते हैं। आप प्रीवियस टाइप, फोरियर टाइप और इसका डिफरेंस नोट करें। सिर्फ ये है कि फोरियर टाइप में हम जो इंटीग्रल कंसीडर कर रहे थे उसमें एफ ऑफ एक्स का कोई भी रूट रियल एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रल, इसमें एफ ऑफ एक्स के रूट्स रियल एक्सिस पे भी लाई करेंगे। सो इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। स्टेप 1, रिप्लेस x बाय z एंड cos अल्फा x और sin अल्फा x बाय e पावर आयोटा अल्फा z। सेम सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस टाइप में हमने की इसमें भी होंगी। फाइंड द पोल्स ऑफ f ऑफ z एंड लोकेट दोज पोल्स विच लाई इन अपर हाफ प्लेन। वहाँ पे भी हम यही करते थे कि वो वाले पोल्स कंसीडर करते थे जो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं एंड ऑन रियल एक्सिस, बट वहाँ पे हम वो पोल कंसीडर नहीं करते थे जो रियल एक्सिस पे लाई करें।
तो यहाँ पे हम वो पोल्स भी कंसीडर करेंगे फंक्शन के जो रियल एक्सिस पे लाई करें। देन रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम कि इन सेलेक्टेड पोल्स पे रेजिड्यू फाइंड करें और फिर काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करें, यानी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स अगर है तो इसका आंसर आप इस फार्मूले से ला सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा आर पी प्लस पाई आयोटा आर एक्स, और अगर कॉज है तो सेम टर्म का रियल पार्ट वेयर आर पी एंड आर एक्स जो है ये सम ऑफ रेजिड्यूज हैं एट पोल्स इन अपर हाफ प्लेन एंड ऑन रियल एक्सिस। रिमार्क ये है, इफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। इससे पहले भी हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो तो हम इसको 1/2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख रहे थे। सो अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी दी गई है तो आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। एवेल्यूएट 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। क्लियरली ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और देख लें x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है और 0 रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो ये इंडेंटेड इंटीग्रल्स के मेथड से सॉल्व होगा। तो वर्किंग रूल में पहला स्टेप था रिप्लेस x बाय z एंड साइन x बाय e पावर आयोटा z। देयरफॉर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल c e पावर आयोटा z ओवर z dz के इक्वल है। लेट अस सपोज ये i के इक्वल है। अब इस केस में f ऑफ z है e पावर आयोटा z और z हैज ए सिंपल पोल एट z इक्वल टू 0। अब इस सिंपल पोल पे इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। Therefore residue of f at 0 is limit z tend to 0 z minus 0 into f of z which is equal to limit z tends to 0 z और f of z की वैल्यू e पावर आयोटा z ओवर z, तो ये e पावर 0 1 के इक्वल आ गई। अब क्योंकि रियल एक्सिस पे एक ही पोल लाई कर रहा है therefore rx इस केस में आर एफ 0 के इक्वल होगा क्योंकि एक ही पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा था। तो आर एफ एट 0 की वैल्यू 1 है, आर एक्स की वैल्यू 1 आ गई। और नोट करें कि कोई भी पोल अपर हाफ प्लेन में नहीं था, इसलिए आर पी की वैल्यू इस केस में 0 हो गई है। तो अब रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हम आंसर लिखते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी, सो सबसे पहले तो हम इस फार्मूले से देखते हैं कि इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में साइन एक्स इन्वॉल्व है तो ये फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे हम। देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा आर पी प्लस पाई आयोटा आर एक्स। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा आर पी की वैल्यू 0 थी प्लस पाई आयोटा आर एक्स की वैल्यू 1 है। दिस इज इक्वल टू पाई। अब ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स की वैल्यू थी। तो अगर हम 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स की वैल्यू देखें तो जस्ट इस रिजल्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक और इंटीग्रल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एवेल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल।
तो सबसे पहले हम इस रियल इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। सो रिप्लेस x बाय z एंड साइन x बाय e पावर आयोटा z। देयरफॉर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनेगा वो इंटीग्रल c e पावर आयोटा z और z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी जेड। एफ ऑफ जेड इस केस में है e पावर आयोटा z ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब इसके पोल्स फाइंड करें तो 0 पे एक सिंपल पोल है और 2 सिंपल पोल्स मजीद है इसके ए आयोटा और माइनस ए आयोटा पे। क्योंकि ए पॉजिटिव है तो जो पोल अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है वो ए आयोटा है और जो रियल एक्सिस पे है वो 0 है। z इक्वल टू 0 इज ए सिंपल पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस and z equal to iota a is a simple pole lying in upper half plane। अब इन पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ f at 0 is limit z टेंड टू 0 z माइनस 0 और f ऑफ z की वैल्यू e पावर आयोटा z और z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। z से कैंसल, z को 0 पुट करें तो 1 ओवर ए स्क्वेयर। और क्योंकि सिर्फ ए की पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा था देयरफॉर आर एक्सिस 1 ओवर ए स्क्वेयर। अब आर पी यानी सम ऑफ रेजिड्यूज फाइंड करते हैं उन पोल्स पे जो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं। अपर हाफ प्लेन में भी ए की पोल है, इस पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ एफ एट ए आयोटा इज लिमिट z टेंड टू ए आयोटा z माइनस ए आयोटा और फंक्शन इस केस में था e पावर आयोटा z ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू ए आयोटा z माइनस ए आयोटा e पावर आयोटा z और z इंटू जेड प्लस ए आयोटा z माइनस ए आयोटा। ये कैंसल, z को ए आयोटा पुट करें e पावर माइनस ए और z को ए आयोटा पुट करें तो ए आयोटा इंटू 2a आयोटा विच इज इक्वल टू e पावर माइनस ए ओवर माइनस 2a स्क्वेयर। और ये आर पी की वैल्यू हो जाएगी। आप फार्मूला लगाएं क्योंकि अगेन क्वेश्चन में साइन इन्वॉल्व है। देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन x और x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा आर पी प्लस पाई आयोटा आर एक्स। अब यहाँ आर पी की वैल्यू पुट करें, आर एक्स की वैल्यू पुट करें और इसका इमेजिनरी पार्ट लें, इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में जो इंटीग्रल था वो 0 टू इन्फिनिटी था इसलिए जो आंसर आएगा उसको जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स का आंसर आ जाएगा। अब आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज हमने 2 टाइप्स के रियल इंटीग्रल सॉल्व किए यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम, जिसमें फोरियर टाइप के इंटीग्रल्स थे और दूसरे टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल थी जिसमें f ऑफ x कॉन्टिन्यूस ना हो ऑन रियल एक्सिस।
अगेन हमने देखा कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरी हेल्प कर रही है रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। अभी तक नोट करें कि हमने 4 टाइप्स के इंटीग्रल सॉल्व किए हैं यूजिंग सेम आइडिया, यानी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके। जस्ट वर्किंग रूल्स में स्लाइड से डिफरेंस है। सबसे पहले हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल सॉल्व किए, फिर हमने रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किए जिसमें एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ऑन -∞ टू इन्फिनिटी। थर्ड केस में हमने फोरियर इंटीग्रल सॉल्व किए, और एट द एंड हमने ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किए जिसमें एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस ना हो ऑन -∞ टू इन्फिनिटी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।